Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very new video and a new initiative is started today, and that is I will be taking the Times of India analysis. तो यार मैंने देखा कि द हिंदू का एनालिसिस बहुत लोग लेते हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया एक बेहतरीन पेपर है. इट इज़ फॉर द लेमैन एज वेल एज फॉर द लर्नर एज वेल एज फॉर द वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर पर्टिकुलर एग्ज़ाम. तो यार मुझे बेसिकली पर्सनल ओपिनियन से ये पेपर बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, तो इसका एनालिसिस हम लेंगे. आज हमारे चैनल से शुरू होगा इसका एनालिसिस. आपको ये गूगल पे अगर आप या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत रेयरली कोई आपको वीडियो मिलेगा जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एनालिसिस लेता है. सो आई एम स्टार्टिंग दिस यूनिक थिंग एंड आई होप इट हेल्प्स यू. तो द फर्स्ट थिंग इज़ वी विल बी स्टार्टिंग विद द वोकेबलरी. तो यार आप एजुकेशनल पढ़ो या नॉवेल पढ़ो या जो भी पढ़ रहे हो, whenever you are reading something you find out some new words, you get acquainted to it, you acclimatize yourself. That is, you know the meaning, you try to use it. So that is why I have pointed out or I have marked out some of the very unique words. ठीक है, तो आपको शायद ये पता हो नहीं हो तो आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि हमारा वोकेबलरी, फिर बाद में हम कंसेप्ट्स पे जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि एक न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिकली टाइम्स ऑफ इंडिया एडिशन में. ठीक है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर तो यार मतलब सभी पढ़ते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस आपको बढ़ाना है, करंट अफेयर्स बढ़ाना है, तो आप पेपर कैसे पढ़ोगे. ठीक है, सो वन बाय वन वी विल बी कवरिंग द नेशन. वी विल कवरिंग नेशन मीन्स द नेशनल न्यूज़, then international news, then we will go to editorials. Thereafter at the end of the video I have कंसेप्ट फॉर यू. ठीक है, जो भी मेन कंसेप्ट होते हैं वो मैंने पॉइंट आउट कर दिए. एंड आई विल ट्राई टू ऐड अ पर्टिकुलर बोनस मीम फॉर इट. ठीक है, एक मुझे लास्ट में एक मीम ऐड करना है वीडियो में. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट. अगर पॉसिबल हो तो एक मैं आपके लिए एक एंटरटेनिंग मीम ऐड करूँगा लास्ट में. सो स्टे विथ मी टिल द लास्ट मोमेंट. आई विल ट्राई माई बेस्ट. सो दिस इज़ द वोकेबलरी. सो द फर्स्ट वर्ड इज़ सैशिएट. नाउ सैशिएट मतलब अगर आपको पता हो तो सैशिएट का मीनिंग होता है कि टू सेटिस्फाई अ डिज़ायर और नीड. नाउ आई कैन यूज़ दिस वर्ड एज आई इन द सेंटेंस एज आई सैशिएटेड माई डिज़ायर फॉर पिज़्ज़ाज. आई सैशिएटेड माई डिज़ायर फॉर यूनिफॉर्म. अगर मैं यूनिफॉर्म में आ गया मतलब मैं सेलेक्ट हो गया, मैं आफ्टर द ट्रेनिंग आई गेट इन द यूनिफॉर्म, इट मीन्स आई कम्प्लीटली सैशिएटेड माई डिज़ायर. वॉट वॉज माई डिज़ायर? माई डिज़ायर वॉज द यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म सर्विसेज अगर आप एम कर रहे हो तो आप ऐसे ही ये सेंटेंस बना सकते हो. आई होप यू गॉट द मीनिंग आउट ऑफ इट. सेकेंड इज बैनिश. बैनिश मीन्स टू मेक समबडी और समथिंग अवे. आई बैनिश्ड हिम. इट मीन्स मैंने उसको निकाल के फेंक दिया. अभी निकाल के कहाँ फेंका वो स्पेसिफिक वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा. आई बैनिश्ड हिम फ्रॉम द हाउस मतलब घर से निकाला. आई बैनिश्ड हिम फ्रॉम द रेसिडेंस मतलब जो भी रेसिडेंट बिल्डिंग थी वगैरह उधर से निकाल दिया. तो दैट विल बी डिपेंड अपॉन द सेंटेंस. बट बैनिश मीन्स टू मेक समबडी और समथिंग अवे, बाहर निकाल देना. नेक्स्ट इज इंश्योर. अब ये इंश्योर बहुत मतलब इजी वर्ड है. शायद आपको लगेगा यार ये इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये इंश्योर और एंश्योर और इंश्योर में जो फ़र्क होता है वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो. कभी कभी ऑप्शन में वो लोग कंफ्यूज करने के लिए ई और आई दोनों वाले वर्ड्स दे देते हैं, तब आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए. दिस इंश्योर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंश्योरेंस. तो इसका मीनिंग होता है टू बाय और प्रोवाइड इंश्योरेंस. द कंपनी इंश्योर्ड द कार. इट मीन्स इट गेव इंश्योरेंस फॉर द कार. जब अभी मैं ई यूज करता हूँ एंश्योर, इट इज नॉट इंश्योर, इट इज एंश्योर. एंश्योर मीन्स आई कैन यूज इट इन द स्टेटमेंट लाइक एंश्योर ही डजंट रन अवे. मतलब मैं किसी को बोल रहा हूँ कि एंश्योर दैट, टू मेक श्योर दैट ही डजंट रन अवे, टू मेक श्योर दैट इट हैपन्स डेफिनेटली. जो भी चीज़ डेफिनेटली होनी चाहिए ऐसे आपको लग रहा है, तब आप एंश्योर यूज कर सकते हो. प्लीज एंश्योर. ठीक है, मतलब तसल्ली कर देना कि वो छूट ना पाए, वो जेल से भाग ना पाए. वो कहाँ अगर किसी को पकड़ के रखा है तो हाँ ये इधर से भाग ना पाए. कोई टेररिस्ट पकड़ के रखा है तो हाँ भागना नहीं चाहिए, ऐसा. ओके. फिफ्थ इज डॉजी. डॉजी मीन्स डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल. ठीक है, ये डॉजी आपको थोड़ा अलग वर्ड लगेगा, लेकिन डॉजी आप देखोगे ना थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा है. हमने देखा था ना, अगर आपने वोकैबुलरी सीरीज फॉलो की है, अगर नहीं की है तो प्लीज़ फॉलो करिएगा. उधर मैंने बताया है कि वर्ड को साउंड करते हुए हम नेगेटिव पॉजिटिव कट आउट कैसे करना है ऑप्शंस से. ठीक है, सो दिस साउंड्स अ बिट नेगेटिव.
dodgy is a negative kind of word, so you can assume the meaning, मतलब नेगेटिव मीनिंग्स होंगे जो भी ऑप्शन में होंगे उसमें, और इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल. अ पर्टिकुलर पर्सन इज dodgy, it means he is dishonest. Sixth is jitters. Jitters means there are two meanings, first and second. पहला मीनिंग होता है I am feeling jitters, it means I am feeling extreme nervousness, feeling of extreme nervousness. बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ मैं, कोई एग्ज़ाम के पहले, कोई बड़ा टेस्ट है मेरा, अभी ओलंपिक्स के पहले एथलीट्स को भी लग रहा होगा पूरे यार इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दे माइट बी इन जिटर्स. वो भी इंसान ही है ना एट लास्ट, सो दे माइट फील जिटर्स समटाइम्स. It means extreme nervousness. Next is the other meaning is slight irregular movement. मतलब जो भी particular path होता है, अगर आपने शूट किया तो वो गन ऐसे, गन की जो बुलेट है वो शायद स्विंग होके दूसरी ऐसे घूम भीम के जा रही है, तो हवा की वजह से. So it means the bullet slided in jitters. It means there is a slight irregular movement. अगर आप कोई मिसाइल टेस्ट कर रहे हो, इंडिया में जैसे मिसाइल टेस्ट कर रही है, अगर वो कोई irregular movement दिखाती है तो उसको आप jitters वर्ड यूज कर सकते हो. Okay. Seventh is dispensation. Dispensation means exemption from rule or usual requirement. किसी किसी को एकदम स्पेशल डिस्पेंसेशन मिल जाता है ना. अभी आपने वीआईपी कल्चर भी सुना होगा, तो वीआईपीज को लाइन में लगना नहीं होता कहीं भी जाके, राइट. सो इट इज़ एन एग्जेम्पशन फॉर रूल, एग्जेम्पशन फ्रॉम द रूल. बाकी सब लोगों को रूल्स फॉलो करने होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक रूल्स को अलग किया जाता है, right? They have different rules, different protocols. So VIP culture would be a very best example of this dispensation. Next is 8, circumvented. अब ये circum जहाँ भी word आएगा ना, this would be related to circular movement. ठीक है, round देखिएगा, to go around something. I circumvented the path. It means मैंने वो जो भी रास्ता था उसको घूम के गया, मतलब वो रास्ता शायद बंद था तो मैं घूम के दूसरी जगह पहुँचा जहाँ मुझे पहुँचना था. Ninth is coercion. Coerced. That person is coerced. It means forced. Forced to do something. ठीक है. 10th is rig. Rig means rearrange. अभी ये वर्ड्स मैंने से हवा में से उठा के नहीं लाए, ये जो आज के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा उसमें कोई वर्ड्स अलग लगे, कोई वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट, थोड़े यूनिक थे, तो वो मैंने पॉइंट आउट कर दिए. शायद इससे ज़्यादा भी मिले, लेकिन यार हम पूरा वोकैबुलरी नहीं कर सकते ना, बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसीलिए मैंने बस 10 वर्ड्स लाए दिस टाइम फॉर द संडे एनालिसिस, संडे टाइम्स ऑफ इंडिया. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर एनालिसिस. ठीक है, तो फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं. सो हाँ, 250 पे रखूँ. प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा इफ़ दिस इज़ विजिबल और आई शुड जूम मोर. ठीक है, हाँ चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं. आज का तो हेडलाइन, सबसे पहले हेडलाइन भाई संडे टाइम्स. ये टाइम्स ऑफ इंडिया ना संडे को संडे टाइम्स लिखते हैं वो लोग. द फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ बेसिक. अगर आपको जीके, जनरल अवेयरनेस, कोई भी पेपर आप पढ़ रहे हो तो पहले पता होना चाहिए यार ओनर कौन है वो पेपर के, पब्लिश कौन करता है. सो दैट इज़ बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड. ठीक है, आपका होमवर्क होगा इनके एडिटर फाइंड आउट करना. आई कैन टेल यू दैट, बट दैट वुड बी टू ईजी फॉर यू. चलिए मैं आपको एक हाँ शॉर्टकट बता दिया, जे बोस. अभी जे का पूरा आपको नाम फाइंड आउट करना है, जे बोस कौन है. ठीक है, तो एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया के आपको फाइंड आउट करना है. लेट्स मूव अहेड. हमने एडिटर देख लिया. सबसे पहले इन एनी न्यूज़पेपर द फ्रंट पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ वेयर ऑल द हाईलाइट्स आर. ठीक है, तो अभी देखेंगे हम कहाँ कहाँ से पॉइंट करें. तो जो न्यूज़पेपर होता है ना उसमें आपको बैड न्यूज़ मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई क्रिमिनल इंसाइट्स मिलेंगे. क्रिमिनल इंसाइट्स इन द सेंस क्रिमिनल स्टोरीज़, भाई उसने क्राइम क्यों किया, ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे. तो उनके भी मतलब लोग जैसे कि टेररिस्ट का कोई अगर इंटरव्यू ले रहा है तो उसके भी जो आइडियोलॉजी होती है वो नोट डाउन किया जाता है, तो वो भी आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा. एंड यू विल गेट वेरियस केसेस, जो भी मतलब इंसिडेंट्स हुए ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द सिटी. ठीक है, तो हमें ये जो बेसिक इंसिडेंट्स वगैरह है ना उस पर फोकस नहीं करना है. ठीक है, वी आरंट हियर फॉर गोइंग इनटू क्राइम थ्रिलर्स और फाइंडिंग आउट न्यू केसेस, राइट. We are here for learning something new, learning in the perspective for cracking our exams or gaining some knowledge and scoring high in our exams. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे ना,
सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना है इंटरनेशनल न्यूज़ को, उसके बाद नेशनल न्यूज़ को, ठीक है। ये नेशनल इंटरनेशनल एक ही लेवल पर रखिएगा। अगर इंटरनेशनल ज़्यादा न्यूज़ नहीं मिलते आपको तो नेशनल न्यूज़ आपको बहुत मिलेंगे, तो उस पर आपको फोकस करना है। उसके बाद होता है इंटरनेशनल न्यूज़, देन कम्स द स्पोर्ट्स सेक्शन, तो स्पोर्ट्स सेक्शन एंड देन कम्स द एडिटोरियल, ठीक है। एडिटोरियल में आपको व्यूज़ मिलेंगे, आपको फैक्ट्स वगैरह ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, बाकी सब न्यूज़ में। अभी यार आप बोलोगे यार ये सर तो उल्टा बोल रहा है कि एडिटोरियल में फैक्ट्स वगैरह मिलते हैं ना, नहीं। तो कैसे होता है, एडिटोरियल में इट इज़ बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर व्यू, अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, और वो फैक्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन जो बाकी न्यूज़पेपर होता है ना, वहाँ आपको हाईलाइट्स ढूंढ के निकाल सकते हो आप, फैक्ट्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। और कंसेप्ट कहाँ कहाँ हैं, हम कैसे कंसेप्ट भी पढ़ेंगे आज, जो बेसिक मेन कंसेप्ट है एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट विद द फर्स्ट पेज। तो पहले पेज पे हमने पहले एडिटर वगैरह देखा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए पहला ही वर्ड है यहाँ, कंज्यूमर कोड। अभी कंज्यूमर कोड क्या होता है, कंज्यूमर लॉ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस बिकम्स योर कंसेप्ट। तो आप क्या करोगे, एक रफ पेपर, रफ नोटबुक एक बना लो। हर दिन जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जो भी चीज़ आपको नहीं लगी, कंज्यूमर कोड पता है आपको सब कुछ, कंज्यूमर कोड में क्या होता है। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। कंज्यूमर कोर्ट में अगर आप कोई कंज्यूमर केस फाइल कर रहे हो, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मुझे जितना पता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द कंप्लेनेंट। मतलब आपने अगर कंप्लेंट किया तो वो नेसेसरी नहीं है, वो आप पे बाध्य नहीं है कि आप वो कंज्यूमर कोर्ट में खुद फिजिकली प्रेजेंट रहो, ठीक है। दैट इज़ नॉट बाउंड टू यू। वो कोर्ट और आपकी कंप्लेंट के हिसाब से वो लोग एक्शन लेते हैं और आप वर्चुअल हियरिंग्स में जा सकते हो। सो ऐसा कुछ आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उसका बताना था मुझे, ठीक है। आई माइट बी रॉन्ग, डोंट कोट मी ऑन दिस। तो कंज्यूमर कोड आपको कंसेप्ट मिल गया। अभी इसके बाद गुजरात कोड ऑर्डर्स इंश्योरेंस पे आउट फॉर मर्डर, ओके। तो आपको ये बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब ये आपको क्राइम थ्रिलर वगैरह मिलेगा, भाई क्राइम क्या हो गया वगैरह वगैरह। चलिए आगे देखते हैं। CBI देखिए, नेक्स्ट CBI, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिक गवर्नमेंट, आई कैन से गवर्नमेंट वर्ड्स, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स, ये जो है ना उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी CBI का आपको फटाफट पता होना चाहिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी इनके चीफ कौन है ये आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली इनके जो एक्स चीफ थे राकेश अस्थाना, उनके ऊपर वो पेगासस स्पाईवेयर अटैक हुआ था, वो भी न्यूज़ में थे, तो ठीक है। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। एक आपने पॉइंट आउट कर दिया CBI, हाँ CBI आपने नोट डाउन कर लिया बुक में, CBI के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख ली भाई। CBI का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई, उनका चीफ पूछ सकते हैं, चीफ देख लिया, वो कब फॉर्म हुआ था, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ये आप पता करोगे, ठीक है। ये यार मैं सब नहीं बता पाऊंगा ना आपको, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं आपको ऊपर से सब आइडियाज़ दूंगा और एडिटोरियल में थोड़ा डीप में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं अगर सब कंसेप्ट से बात करने लगा तो ये वीडियो आज ख़त्म नहीं होगा, राइट। देयर विल बी मेनी डैम कंसेप्ट्स। अब यहाँ देखिए ऊपर MRP मतलब क्या होता है, मिनिमम रिटेल प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। मैक्स होता है, कंफ्यूज कर दिया ना आपको, अगर नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस आपका मस्त है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए छोटा छोटा जो है। अभी CCTV का क्या है फुल फॉर्म, फाइंड आउट करो, डालो कमेंट सेक्शन में, ये आपको आ सकता है, ठीक है। ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपने देखा है ना, अगर आपने एग्जाम्स दिए होंगे तो आपने शॉर्ट फॉर्म्स देखे, उसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स देखे, एक्ट्स पूछे गए, तो वो सब एक्ट्स कहाँ से मिलते हैं, वो तो न्यूज़पेपर में आते रहते हैं ना, हम बस ध्यान नहीं देते, हम ऊपर से न्यूज़ पढ़ लेते और फिर बोलते हैं हाँ यार न्यूज़पेपर पढ़ लिया। अगर आपको ठीक से न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आपको कम से कम 1.5 आवर लगेंगे, ठीक है। अगर कोई भी आप UPSC एकदम जिसने टॉप किया हो या फिर UPSC जो भी कर रहा हो, उसको आप पूछोगे कि यार न्यूज़पेपर पढ़ते हो कितना टाइम लगता है, वो आपको 1.5 आवर से कम आंसर दे ही नहीं पाएंगे, बिकॉज दैट इज़ हाउ रिच द पेपर इज़, द न्यूज़पेपर इज़, एंड दैट इज़ हाउ यू रीड द न्यूज़पेपर। चलिए आज का ज्ञान इतना ही, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम पेपर से ज्ञान लेते हैं मेरे से कम। Cinemas spares open metro buses to run with full seating. Okay, that is related to the city. LG app रो versions. LG कौन है, आप कौन है, आपका फुल फॉर्म क्या है, आप कब फाउंड हुआ था, आपका चीफ कौन है। LG मतलब
लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता है? इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? इज इट अ बिट डिफरेंट? या फाइंड आउट करोगे. ओके, GNCTD एक्ट, ये जो भी आप मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, वो प्लीज़ नोट डाउन करिए और आप खुद से ढूंढने की कोशिश करिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी यू विल फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. अब ये LG वगैरह ये तो आपको इंडियन पॉलिटी में पता होना चाहिए, ठीक है? तो वो आप देखिएगा. नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ स्पाईवेयर टू स्नूप ऑन क्रिटिक्स कंसर्निंग. ओके, US ने स्टेटमेंट दे दिया. स्पाईवेयर का जो भी यूज़ हुआ है, दैट इज़ इजराइल मेड स्पाईवेयर. पेगासस सॉफ्टवेयर पे जो भी अभी आरोप चल रहा है भाई, उससे मतलब स्पाई किया था बहुत लोगों पे. और दैट इज़ नॉट जस्ट नेशनल, दैट इज़ इंटरनेशनल. फ्रेंच के चीफ, देन देर आर किंग्स फ्रॉम डिफरेंट नेशंस, दे वर ऑल्सो स्पाइड. और जो ऑफिशियल्स होते हैं हायर सिक्योरिटी लेवल पे, उन पर भी स्पाई किया था. CEO का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्ल्ड ओवर अमॉन्ग 1.4 थाउजेंड WA यूजर्स. WA मतलब यहाँ व्हाट्सएप उनको बोलना है, व्हाट्सएप यूजर्स टारगेटेड. CEO. ओके, देखिए कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टैग किया था, तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है. उसके ऊपर हम जो अभी एडिटोरियल है ना वो पढ़ेंगे. टाइम सिटी यू हैव टू स्किप. ओनली द मोस्ट कंसर्निंग फैक्ट इज द चीफ मिनिस्टर. आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए. ये देखिए, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर ऑफ एम्स. तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, एम्स क्या है? एम्स का फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है? एम्स का फुल फॉर्म. और उनके डायरेक्टर कौन है? तो डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया. यार देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के ना आंसर्स आपको हर दिन पेपर में आता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते. तो एम्स डायरेक्टर, अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो एम्स का तभी क्या करोगे आप? लोकेशन फाइंड आउट करोगे. आया एग्जाम में, ये FCAT में पूछा गया था कि एम्स कहाँ है, राइट? एम्स की बेस भी क्वेश्चन आया था. और अभी पैंडेमिक की वजह से ये जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, दे आर वेरी रिलेवेंट, नॉट जस्ट फॉर FCAT बट ऑल्सो फॉर योर UPSC एग्जाम्स, कमिंग SSC CGL, कमिंग बैंकिंग एग्जाम्स, करंट अफेयर्स जहाँ भी है वहाँ सब जगह रिलेवेंट होता है ये. हेल्प ऑफ किन. नेक्स्ट इज ऑल यू कैन, द अदर थिंग्स कैन बी इग्नोर्ड. टाइम सिटी वापस देखेंगे हम. CM केजरीवाल दिल्ली के and Manish Sisodia hit out at BJP over the recent lawyer tussle. Okay. Deputy CM, ये Deputy CM है. Deputy CM पोस्ट क्या होती है पता होना चाहिए. He is the CM of दिल्ली की बात चल रही है ना. तो आप हर दिन जब पढ़ते रहोगे ना तो आपका हर दिन रिवाइज होगा. ऐसा नहीं कि एक दिन लेके बैठ गए कि भाई हर CM कौन सा है, सबका CM क्या है, सबका डेप्यूटी CM क्या है, एक ही दिन पढ़ लोगे, ऐसा आपको याद नहीं रहेगा. तब आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा. सो रादर देन दैट, गेट इंटरेस्टेड इनटू दीज सब्जेक्ट्स, गेट रिवाइज एंड प्रैक्टिस दिस सब्जेक्ट्स डेली ऑन अ डेली बेसिस. जस्ट रिवाइज करना है खुद को. आपको खुद भी इंटरेस्ट आने लगेगा कि यार ये दिल्ली का CM क्या बोल रहा है, फिर डेप्यूटी CM का व्यूज़ क्या है, फिर दूसरे पार्टी के व्यूज़ क्या है, फिर ये वो नेशनल इंटरेस्ट में कैसे काम करेगा, वगैरह वगैरह. चलिए आगे देखते हैं हम. और कुछ हमें मिली नहीं आज कुछ. नो प्रूफ येट चाइनीज मैन गेट्स बेल. नथिंग इम्पोर्टेंट. ओके, वी गॉट द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, राइट? अनिल बैजल, यस आई एम नॉट रॉन्ग, अनिल बैजल. तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के? अनिल बैजल. आप ये कंट्रोवर्सी आपको पढ़ना है कि क्या हो गया ये दोनों में टसल, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है? लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. चलिए नेक्स्ट टाइम सिटीज़ में देखेंगे. अब ये सिटी है ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर सिटी. मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली का. अभी ये देखिए, संडे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली एडिशन है. अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको मुंबई का एडिशन मिलेगा. जो भी सिटी में रहते हो वो सिटी का एडिशन मिलेगा, ठीक है? तो इसीलिए हमें दिल्ली के वगैरह टिप्स मिल रहे हैं. तो यहाँ से बस आप वो कर सकते हो एक चीज़. चलिए, द प्राइड ऑफ आवर कंट्री. आप हमें फर्स्ट मेडल मिला है. तो यहाँ से देखिए बहुत सारे करंट अफेयर्स बन रहे हैं. थोड़े ब्लैंक स्पेस ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ लिखे. हाँ ठीक है. फर्स्ट मेडल किसने दिया था टोक्यो ओलंपिक्स में? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में मीराबाई चानू, ठीक है? कौन सा मेडल था? मेडल कौन सा था भाई? क्वेश्चन मार्क. सिल्वर मेडल. कैटेगरी कौन सी थी?
वेट लिफ्टिंग और वेट कैटेगरी क्या थी 49 kgs और उठाया कितना था 202 kg। ठीक है, आपको ये स्पोर्ट्स सेक्शन में वापस से न्यूज़ दिखेगी तब आप वापस से बता दूंगा मैं आपको। 202 kg ओवरऑल उन्होंने उठाया था 2 अपॉर्चुनिटीज़ में। तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, सेकंड में 115 क्लीन एंड जर्क में, फर्स्ट टाइम में उन्होंने सक्सेसफुली उठाया था। ये जो फोटो दिख रहा है उसी का है। सो दैट इज़ हाउ। एंड द नेक्स्ट इज मीराबाई चानू कौन से स्टेट से? स्टेट इज मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल कौन सा है? इम्फाल। देखा कि इम्फाल नहीं, इम्फाल, PHAL। ठीक है, इम्फाल। देखा हमने कितने सारे हमने पॉइंट्स देख लिए बस एक न्यूज़ से हमें कितने सारे चीज़ मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम सिटी 7 अरेस्टेड एट IGI। ओके, IGI का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ का है, कौन सी सिटी का है? अरे यार बेसिक है, ये सिटी दिल्ली की है तो दिल्ली का ही बता रहा होगा ना। तो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उनका नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये याद रखना। ये एयरपोर्ट्स के भी ना हर सिटी में अलग अलग नाम होते हैं, तो वो भी क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर नाम कौन से सिटी का है, कौन से सिटी का एयरपोर्ट है, कौन से नेशन से रिलेटेड है। नेशन के भी अलग अलग नाम होते हैं वैसे। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। 5G एंड स्टूडेंट्स गेट नियरली। ओके, ICC की बात चल रही है। देन टाइम सिटी अगेन वी हैव पर्टिकुलर केसेस। यार ये बहुत नेगेटिव कर देता है आपको, बस आपको गवर्नमेंट के वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स पे ध्यान देना है। ओके, कोई IPC एक्ट, कोई गवर्नमेंट एक्ट इंश्योर हुआ तो ये सब एड्स है। फिर आगे बढ़ेंगे हम ऑप्शंस। ओके, दिस इज द एडिशनल पेपर। टाइम सिटी मॉडरेट शावर्स लाइकली फॉर 2 days। ओके, दैट इज ओके। यहाँ हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसका फुल फॉर्म क्या है? IMD। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया में टॉकटिया तूफान आके चला गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, मैंने टॉकटिया पे भी वीडियो बनाया था कि नाम कैसे दिया गया, टॉकटिया क्या है बेसिकली, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था, एक स्टॉर्म क्या होता है। तो टॉकटिया के ऊपर हमने स्पेसिफिकली बात की थी और उसमें IMD का बहुत बार जिक्र आया है। तो करंट अफेयर्स में, करंट न्यूज़ में दैट बिकम्स वेरी रिलेवेंट। अभी जो महाराष्ट्र में फ्लड्स आए हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू क्लाइमेट, दैट इज़ रिलेटेड टू अगेन द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज़ IMD। अभी दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑन सैटरडे, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको साइंस सेक्टर से रिलेटेड। फिर आप एग्जाम में बोलोगे यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने पढ़ा ही नहीं था। यार ये आया था ना न्यूज़पेपर में, तो आपने ढूंढना चाहिए था, राइट। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स के नंबर्स क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक थिंग्स आप एक गूगल कर लोगे ना बस, AQI, व्हाट इज़ AQI, बस आपको तभी के तभी एक स्टेटमेंट में आंसर मिल जाएगा। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। न्यू रूल्स फॉर E-कॉमर्स मीट एंटाइटीज़। ओके, दैट इज़ बेस्ड टू द सिटी। हम आगे बढ़ते हैं, सिटी का हमें नहीं ध्यान देना, फिर से आगे बढ़ेंगे। एडिशनल पेपर है ये। Here we have India's consumption। ओके, ये एड्स, पूरा पेपर ऐड का है ये। टाइम्स नेशन, हियर कम्स आवर स्टार मार्क्ड सेक्शन। ये टाइम्स नेशन में केसेस पे फोकस नहीं करना। चाइना बैन ऑन एंट्री ऑफ इंडियन सेलर्स से सी फेरर्स बॉडी। ठीक है, तो सी फेरर्स बॉडी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है, तो हम थोड़ा पूरा पढ़ेंगे, शायद कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए हमें। इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स निकाल लेना है आपको, फिल्टर आउट करना है, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे वो रखना है, बाकी सब छोड़ देना, बाकी सब पढ़ के निकाल लेना है, जैसे एज अ रीडिंग हैबिट। 21,000 staring at job loss, union writes to government। A seafarer workfarers union has claimed that Indian sailors are losing jobs, यहाँ हुआ, are losing jobs on China bound commercial vessel as Beijing has imposed, Beijing किसका कैपिटल है, चाइना का,
और ये जो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, बीजिंग, एज बीजिंग मतलब क्या, बीजिंग सिटी नहीं, वो बोल रहे हैं कि चाइना, चाइना का ऐसा से है, चाइना का ऐसा व्यू है, तो उसके कैपिटल से बात किया जाता है। जैसे कि कैपिटल को रिफ़र किया जाता है बहुत बार, जैसे कि इंडिया का नाम लेते हैं तो वर्ल्ड में क्या लिखा जाता है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से, न्यू दिल्लीज व्यू। ओके, तो अगेन आपका रिवाइज हो रहा है कैपिटल्स क्या है कंट्रीज़ के। ये एफकेट में लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस आए थे, 2 कंट्रीज़ अलग अलग पूछे गए थे, उनके कैपिटल्स, सो दिस बिकम्स वेरी रिलेवेंट। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिवाइज देम एज आई एम डूइंग। Has imposed an unofficial ban and is not allowing ships with Indian crew members to berth at China ports. अभी ये यूनियन का नाम आपको पता होना चाहिए, ऑल इंडिया सीफेयरर्स जनरल वर्कर्स यूनियन said it has written a letter to Minister of Ports, Shipping and Waterways. Minister of Ports, Shipping and Waterways, सर्बानंदा सोनोवाल, ये चीफ मिनिस्टर भी थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आपने फाइंड आउट करना है कि कहाँ के थे। ओके, अभी यहाँ से मैंने क्यों ये हाईलाइट किया, बिकॉज ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। आपको एग्जाम में आया क्वेश्चन, हु इज़ द मिनिस्टर, आप बोलोगे यार सब मिनिस्टर बात नहीं कर सकते, बहुत टफ क्वेश्चन था, आया था ना एग्जाम पेपर में, तो प्लीज़ ऐसे चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं इधर आपको हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ, आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारे तभी के तभी मतलब पता चल ही जाएगा। चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, यहाँ हमने पता चल गया। लासा इन चाइनाज टिबेट ऑटोनॉमस रीजन, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन कहा गया है। तिब्बत को एक कंट्री जैसा दर्जा नहीं दिया जाता, तिब्बत को एक कंट्री भी बोलते हैं, फिर कोई लोग बोलते हैं कि चाइना के अंडर आता है। तो ये जो रिलेशनशिप है ना चाइना और तिब्बत का, प्लीज़ स्टडी ऑन इट। उसमें एक डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगा आपको कि क्या एक्चुअल उनके बीच में हम कह सकते हैं स्कर्मिश चल रहा है। ओके, Xi has made a rare visit to Tibet as authority tighten controls over the region's traditional Buddhist culture. Okay, accompanied by an accelerated drive for economic development. तो अभी China is trying to pressurize Tibet for its culture, मतलब कल्चर चेंज करने की कोशिश कर रहा है चाइना। यहाँ देखिए MEA, that is Ministry of External Affairs, sources also said। तो ये जो है ना, ये एक स्पेसिफिक इसके बारे में बात कर चल रही है, इंडियन सेलर्स के बारे में बात चल रही है। यहाँ हमें कुछ यूज़फुल नहीं दिख रहा, तो ये न्यूज़ हम स्किप करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। हमने उठा लिया जो भी हमें रिवाइजन बोल रहा हूँ, वाह, जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगा वो हमने फ़िल्टर आउट कर दिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती सब चीज़ में, तब तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अभी मैंने हाफ एन आवर के नज़दीक हूँ मैं, और हमने अभी आधा पेपर भी नहीं किया है। आर्मीज एंटी टेरर यूनिट सेंट टू लद्दाख। ओके, ये आप थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ये जो हाइलाइट्स होते हैं ना आर्मी के, डिफेंस के, वो पूछे जा सकता है आपको, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो तो सीकिंग टू टैकल चाइनीज फोर्सेज द इंडियन आर्मी पुल्ड आउट यूनिट्स एंगेज्ड इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस इन द नॉर्थर्न कमांड। नॉर्थर्न कमांड का जिक्र हुआ। नॉर्थर्न कमांड कहाँ है, उसका सेंटर, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, फाइंड आउट करिएगा, ठीक है। नॉर्थर्न कमांड एरिया टू डिप्लॉय देम अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लिखा गया है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये दोनों में डिफरेंस क्या है पता होना चाहिए, नहीं पता सर्च करिए। आप खुद से करोगे ना तब आपको पता ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्या अच्छा भी लगेगा, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, सेंस ऑफ नोइंग समथिंग, योर क्यूरियोसिटी विल बी सैटिस्फाइड and as well as you will understand better। LOC और LOC में क्या फ़र्क है, तो LOC जो है ना वो बॉर्डर हम इंडिया चाइना के बॉर्डर को बोलते हैं, एंड LOC हम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को बोलते हैं। ओके, और आपको थोड़ा डीप में और एक भी डिफरेंस है वो आप फाइंड आउट करिएगा। इन द ईस्टर्न लद्दाख एरिया सम मंथ्स अगो द डिवीजन साइज फॉर्मेशन 15,000 troops was moved from counter-terrorist operations to the Ladakh area to tackle any possible attempt by the Chinese to show aggression there। अभी डिवीजन, आर्मी में होते हैं ना प्लाटून, रेजिमेंट, डिवीजन, तो ये सब में आपको साइज़ वगैरह आपको पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में पूछा था, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे पूछा गया था एक क्वेश्चन कि एक प्लाटून में कितने लोग होते हैं, एक डिवीजन में कितने लोग होते हैं। तो डिवीजन में याद रखिएगा अप्रॉक्सीमेटली 15,000 ट्रूप्स। Moving ahead, next is Pocso's court। पॉक्सो कोर्ट, ये पॉक्सो एक्ट जो है उसके बारे में पढ़िएगा।
This is a very important IPC act. Man reunited with kin 45 years after air crash. This is an inspiring story. If you are interested in this, you must read it. Must watch Chinese inroads into Myanmar. Okay, now this is a important editorial like thing. ठीक है, हम यहाँ पढ़ेंगे. This is not editorial, this is a news. This is news का उन्होंने आर्टिकल दिया है, लेकिन ये एडिटोरियल जैसे आपको बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर करेगा. तो हम ये पढ़ेंगे. इंडिया नीड्स टू क्लोजली मॉनिटर द इमर्जिंग सिचुएशन इन म्यांमार. म्यांमार का कैपिटल क्या है, फाइंड आउट करिए. चाइना का बीजिंग हमने ऊपर देख लिया. इज मेकिंग फर्दर इनरोड्स आफ्टर इंटरनेशनल सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन द कंट्री फॉलोइंग द मिलिट्री coup इन फरवरी. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, ही इज़ द CDS राइट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. ये पोजीशन कितने स्टार की है, 4 स्टार. ओके, ही इज एट द सेम लेवल एज द जनरल और एज द एडमायरल, एज द जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी. मतलब जो भी टॉप लेवल के ऑफिशियल्स है ना, उनके जैसा ये सेम, उनके से सेम रैंक है उनका, 4 स्टार. ही इज़ नॉट गिवन द 5 स्टार रैंक. ठीक है, 4 स्टार, ये याद रखना, 4 स्टार रैंक है. ही इज सिमिलर टू द अदर टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द अदर फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के. चलिए आगे बढ़ते हैं. द BRI पे पढ़िएगा. BRI मीन्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना इज बाउंड टू गेट फर्दर इम्पेटस नया वर्ड मिल गया जो हमने नोट डाउन नहीं किया था. फाइंड आउट करिएगा. इम्पेटस विद द सैंक्शंस ऑफ म्यांमार, सर जनरल रावत. Speaking at the webinar on the opportunities and challenges in Northeast India, organized by the Indian Military Review, the country's senior most military officer, he is the senior most, mention भी किया है. अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कौन है, कोई एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का नहीं, ये जो नई पोजीशन क्रिएट की है ना, वो सीनियर मोस्ट है. तो याद रखना, ही इज CDS बिपिन रावत. Said return of normalcy in Myanmar would augur well for the region, especially India, because of our historical and cultural linkages with the country. Northeast region of India, which is connected to the rest of the country by the narrow and vulnerable Siliguri corridor. सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ये पर्टिकुलर कॉरिडोर कहाँ है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट आउट. दैट इज ऑल्सो नोन एज द चिकन स्नेक. चिकन स्नेक इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ इंडिया, विच रीजन ऑफ इंडिया, क्वेश्चन आ सकता है. दैट इज एसोसिएटेड विद द, जो हमारा इंडिया ऐसा है ना, एक क्राउन जैसा, यहाँ हमारा क्राउन पे कश्मीर, लद्दाख, एंड हियर वी हैव, दिस इज चिकन स्नेक. ठीक है, ये रीजन को चिकन स्नेक कहा गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इमेंस जियोस्ट्रेटिक सिग्निफिकेंस, येस दैट इज एब्सोल्युटली लॉजिकल. कॉमन सेंस से आपको पता चलेगा यार, वो बहुत पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट लैंड है, जियो पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट लैंड है, क्योंकि वो रीजन कनेक्ट करता है ना हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया से. अगर वो रीजन को कुछ नुकसान होता है तो हाउ विल वी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेट टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन, बाय द रोडवेज, बाय द रेलवेज, हमें फिर एयर ट्रैवल करना पड़ेगा, तो दैट विल बी क्वाइट ऑफ मोर डिफिकल्ट. ग्राउंड के पूरे संबंध टूट जाएंगे. ठीक है, especially in the backdrop of China having mischievously set eyes on the region. He said the presence of Rohingya refugees का बहुत बड़ा बीच में न्यूज़ चल रहा था. तो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ कौन है, क्या हुआ था, क्या इशू हुआ था, कैसे सॉल्व हो रहा है, what are the I can say steps taken by various international organizations, national organizations, उनकी मदद के लिए. ये पढ़िएगा रोहिंग्या के ऊपर. Is another emerging areas of concern for the region. This could be exploited by the radical Islamic groups to foment trouble and undermine peace and security in the region, he said. Apart from China, there are several other security concerns for India like insurgent activity, illegal migration and drug trafficking due to porous borders. Porous borders मतलब porous का मीनिंग ये होता है कि जिसमें छेद होना. और चीज़ इज़ पोरस. टॉम एंड जेरी आपने देखा होगा, तो चीज़ कैसे होता है, वो जेरी नहीं क्या, कोई भी होल में चला जाता है, दूसरे होल से बाहर निकलता है, तो वो उसको बोलते हैं हम पोरस. तो यहाँ पोरस बॉर्डर कहा जा रहा है, मतलब जो भी बॉर्डर्स पे जहाँ जहाँ उन्होंने सुरंग बना के रखी है, चूहे जैसे घुसते हैं ना हमारे पास टेररिस्ट, तो वो पोरस कहा गया है. ठीक है, तो हमें एक वोकैबुलरी का वर्ड मिल गया. नेक्स्ट इज नोटिंग दैट द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द नॉर्थ ईस्ट हैव सीरियस इंटरनेशनल डायमेंशंस, जनरल रावत सेड. विजिलेंट एंड अलर्ट. विजिलेंट मीन्स तैनात, आंखों में तेल डाल के रहना, मतलब अलर्ट रहना, being very careful and alert central and state security forces, augmented by regional
and international diplomatic military cooperation will be crucial in keeping up with these security challenges. Okay, there has been a major reduction in violence due to sustained counterinsurgency operations in the northeast region and loss of safe havens for extremist outfit in neighboring countries like Bangladesh. Bangladesh का कैपिटल ढाका, ठीक है. भूटान एंड म्यांमार. भूटान का कैपिटल ढूंढना है आपको, म्यांमार का कैपिटल ढूंढना है. In recent years, we need to ensure these positive developments are consolidated further through peace talks, he said. चलिए आगे बढ़ते हैं. मर्डर accused, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है. This is related to cases. Times soulmate. आगे बढ़ते हैं. Times Nation. 2 years after CBFC not, तो फिल्म UIDAI seeks 28 cuts. CBFC क्या है, ये क्वेश्चन आया था. CBFC का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. जो भी हम फिल्म देखते हैं ना, वो पहले सर्टिफाई आती है. ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपके लिए आ जाए, कि दैट माइट हर्ट सम सेंटिमेंट्स, राइट. किसी अगर वो फिल्म बहुत सेंसिटिव इशू पे बनाई है तो दैट शुडंट हर्ट और क्रिएट टसल और क्रिएट, आई कैन से, स्कर्मिश. इंटरनल डिस्प्यूट्स वगैरह होने नहीं चाहिए लोगों में, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, तो वो ख्याल रखा जाता है. एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू CBFC, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. UIDAI का फुल फॉर्म क्या है, ये देखिए. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज UIDAI, दैट इश्यूज आधार कार्ड. और कुछ भी इसमें है हमारे लिए काम का? चलिए, कुछ नहीं दिख रहा. आगे बढ़ते हैं. या ICICI बैंक नहीं. स्पेकुलेशन राइफ अबाउट राजस्थान कैबिनेट प्रोजेक्ट. ओके, दिस इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट. अभी अगर आप कोई ये दे रहे हैं ना, राजस्थान PSC, ठीक है, राजस्थान का PSC मतलब ये एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि महाराष्ट्र का MPSC एग्ज़ाम होता है, वैसे राजस्थान के हिसाब से, राजस्थान स्टेट से आप और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर नहीं यार, मतलब राजस्थान का आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना स्टेट का, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़. राजस्थान कैबिनेट पे क्या चल रहा है, एज महाराष्ट्र पॉलिटिकल थिंग्स और महाराष्ट्र पर्टिकुलर करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MPSC. इट गोज़ द सेम विथ राजस्थान. राजस्थान का आप अगर स्टेट लेवल कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत रिलेवेंट हो जाएगा. अभी राजस्थान कैबिनेट में क्या हुआ ऐसा? AICC जनरल कैटेगरी ऑर्गेनाइजेशन KC वेणुगोपाल. AICC क्या है, ढूंढो. AICC ढूंढना है आपको. नेक्स्ट इज जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज. जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कौन है राजस्थान के? अजय मैकन आर एक्सपेक्टेड टू मीट CM अशोक गहलोत. राजस्थान के CM कौन है? राजस्थान CM अशोक गहलोत. अगर आपको नहीं पता ना जो भी चीज़, वो नोट डाउन करते रहिएगा. आपका शायद हाफ पेज, 1 पेज ऐसा हर दिन अगर आप करोगे ना, तो आपके हर दिन आपके करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. बाकी कुछ नहीं, वो उसका पॉलिटिकल न्यूज़ है. फिर टाइम्स नेशन. कस्टोडियल डेथ क्या होता है? दिस इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर IPC एक्ट, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू. प्लीज़ रीड अबाउट इट. यहाँ उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कस्टोडियल डेथ के ऊपर. निर्मला, हॉनेस्ट टैक्सपेयर्स डिजर्व टू बी रिकॉग्नाइज्ड. ओके, फाइनेंस मिनिस्टर. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? FM. फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन. यहाँ है उनका नाम, आपको दिख रहा होगा, निर्मला सीतारमन. लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हमें मिल गया. ऐसे हर एक आपको मिनिस्टर, रीजन, CM, बहुत सारे न्यूज़ मिलते हैं. जस्ट यू हैव टू ट्रैक देम डाउन, फिल्टर देम आउट. ओके, मेनी शेड्स ऑफ ग्रे. अभी ये जो एकदम मतलब घमासान ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है ना, जो पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को पकड़ा गया है और फिर उनके जो अदर्स है जो भी उनके साथ मिले हुए थे या फिर एक्यूज जो भी है उनको पकड़ा गया है, तो उसके ऊपर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? दैट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 ईयर में IT एक्ट जो पास हुआ था वो रिलेवेंट है हमारे लिए. तो अभी देखते हैं हम
द एग्जिस्टिंग लॉ, अभी लॉ के हिसाब से पूरी बात हुई है तो हम ये पूरा पढ़ेंगे. एग्जिस्टिंग लॉ इज साइलेंट ऑन डिफाइनिंग द टर्म पोर्नोग्राफी. ओके, लॉ में पोर्नोग्राफी के रिलेटेड कुछ लिखा नहीं गया है, डिफाइन नहीं किया है. अभी एडवोकेट, अभी अगर आप लॉ रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन गिव रेफरेंस. एक अगर कोई कोर्ट में कोई दलील पेश होती है तो आप रेफरेंस दे सकते हो. सेज दैट इंडियन लॉ रिकॉग्नाइजेज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिकलिन टेस्ट. व्हाट इज दिस हिकलिन टेस्ट? चलिए हम हिकलिन टेस्ट के ऊपर बात करते हैं. आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा है, फॉर ऑब्सनिटी स्टैंडर्ड. ओके, तो हिकलिन टेस्ट नीचे उन्होंने मेंशन किया है. व्हाट इज हिकलिन टेस्ट? दैट इज नेम्ड आफ्टर बेंजामिन हिकलिन, 19th century court recorder in London, England. It is an obscenity standard that originated in an English case in 1800s. The Queen's Bench supplied a broad definition of obscenity based on asserting whether the tendency of the matter is to deprave and corrupt those whose mind are open to such immoral influences and into whose hands a publication of this sort may fall. Okay. सो ये हिकलिन टेस्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कहाँ पूछ लिया कि हिकलिन टेस्ट क्या है भाई, करंट अफेयर्स में दिस बिकम्स वेरी रिलेवेंट ना, आईटी एक्ट के रिलेटेड बन रहा है, तो इसीलिए हिकलिन टेस्ट की थोड़ी जानकारी रखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है. नेक्स्ट इज द आईटी एक्ट. तो आईटी एक्ट कैसे पास हुआ था, कितने लोगों ने सपोर्ट किया था, कितने ने किया था, इतना डीप अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आईटी एक्ट बेसिकली क्या है आपको वो पता होना चाहिए. तो यहाँ देखिए सेक्शंस मेंशन किए, ये बस एक बार पढ़ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा. सेक्शन 67, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन ई फॉर्म मतलब इंटरनेट फॉर्म. 67A, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. 67B, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट ऑफ द आईटी एक्ट. तो ये आईटी एक्ट के अंदर ये जो भी सेक्शंस है वो सेक्शंस इग्नोक हुए. रिप्रेजेंट द होली ट्राइनिटी ऑफ लॉ कंसर्निंग ऑनलाइन ऑब्सनिटी. तो ऑनलाइन ऑब्सनिटी पे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, ऑप्शन में कुछ आपको ऐसे रिलेटेड दिख रहा है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड बी 67, सेक्शन 67 ऑफ द आईटी एक्ट. ठीक है, ये सेक्शंस आप बार बार पढ़ोगे ना, आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा सेक्शन भाई इन्वोक हो रहा है यहाँ, कौन सा सेक्शन, बिकॉज दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लॉ एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर अदर एग्जाम्स. एफकेट, सीडीएस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ की कोई पर्टिकुलर सेक्शन पूछा जाता है, एक एक्ट पूछा जाता है. इंडियन पॉलिटी के अंडर आता है ना ये, और करंट अफेयर्स के अंडर भी. तो सेक्शन 67 बिकम्स वेरी रिलेवेंट. 67A आपको मैच द फॉलोइंग बोलेगा कि सेक्शन 67 इज रिलेटेड टू व्हाट, related to obscene material, related to cyber phishing, cyber security, other issues, etc. ऐसा आपको पूछ सकता है. The IT Act does not define the word obscene. Okay, अभी हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं. It chooses to copy the language, section 292. Okay, again one more section, Indian Penal Code, IPC, जैसे जो बोला था ना मैंने, IPC, which itself is based on the Hickling test. Again Hickling test of the Privy Council of 1830s. Next is section 292. IPC says a book, pamphlet, paper writing, drawing, painting, representation, figure or any object shall be deemed to be obscene if it is lascivious or appeals to the prurient interest such as to tend to deprave and corrupt a person likely to read, see or hear the matter. Prurient means, देखिए और एक vocab आज बहुत मिल रही है हमें. Prurient means having or encouraging an excessive interest in sexual matters. Okay, ये उसका मीनिंग होता है, especially the sexual activity of others. Okay, the holy trinity of legal provisions. holy trinity हमने ऊपर देखा ना, 67, 67A, 67B, ये सब, ये इसको ट्रिनिटी बोला जाता है. holy trinity of legal provisions concerning online obscenities concerned with publishing, transmitting as well as causing to be published or transmitted any information in the electronic form which is lascivious or which appeals to prurient interest or to the effect which is to tend to deprave and corrupt minds. Okay, अभी OTT प्लेटफॉर्म्स पे हम देखेंगे उन्होंने जो मेंशन किया है. सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट. अगेन आईटी एक्ट, जितनी बार जो वर्ड आ रहा है ना वो उतना इंपॉर्टेंट होता जाता है करंट अफेयर्स के लिए. इज एन एग्जाम्पशन प्रोविजन कन्फरिंग प्रोटेक्शन फॉर intermediaries who do not control content or sender and receiver of content. Okay, अब ये एडवोकेट ने जो कहा है उनका बताया, उनका स्टैंड क्या है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है एग्जाम के रिलेटेड.
आगे बढ़ते हैं फटाफट। महाराष्ट्र फ्लड्स। ओके, महाराष्ट्र फ्लड्स में आप कौन से रीजन्स फ्लड हुए थे, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज जो हुआ था वो, और कौन से स्पेसिफिक रिवर्स फ्लड हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। कोई डैम की वजह से हुआ था या किसकी वजह से। ओके, मूविंग अहेड। 2.8 लाख फेक आर्म लाइसेंसेस। आर्म्स लाइसेंस कैसे निकालता है, कौन से सेक्शन के अंडर आता है, पता होना चाहिए। थोड़ा बेसिक आप सर्च कर लो, मिल जाएगा आपको। आर्म्स लाइसेंस आप निकालते हो ना, आपको अगर गन वगैरह रखनी है तो आर्म्स लाइसेंस निकालना पड़ता है। TRS MP gets 6 month term for bribing voters. Okay, that becomes a case. Remembering Kargil heroes. Okay, workers in graves of martyrs at Veer Bhumi and Kargil War Memorial ahead of Kargil Vijay Divas celebration on July 25th and 26th at Dras and Ladakh. तो कारगिल विजय दिवस, KVD Kargil Vijay Divas is celebrated on 26 July, right, all over India. तो आपको ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल गई। स्पेस सेंटर टू अलर्ट नॉर्थ ईस्ट अबाउट फ्लड्स। शाह। ओके, तो अमित शाह ने कहा कि स्पेस सेंटर जो है हमारा वो नॉर्थ ईस्ट को बताएगा, फ्लड्स के बारे में अलर्ट कर देगा। कांग्रेस रेजिग्स आसाम पार्टी यूनिट, नेम्स भूपेन बोरा एज चीफ। कांग्रेस का पार्टी चीफ कौन है आसाम में? भूपेन बोरा नया चीफ बनाया गया है, तो आपको करंट अफेयर्स के हिसाब से पता होना चाहिए। रेजिग हमने जो वर्ड देखा था, रेजिग मीन्स टू रीअरेंज समथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीदी, ये जो वर्ड्स है ना, जो आई कैन से दे आर नाउन्स, दे आर एडजेक्टिव्स, ठीक है, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि CM ममता बनर्जी को दीदी बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो बेसिक स्टफ है ना, ये आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में आता है कि जो इम्पोर्टेंट पीपल होते हैं ना, उनके नाम रखे जाते हैं। जैसे कि आपने ये सुना होगा शेरशाह, तो कारगिल वॉर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा को क्या कहा जाता था? शेरशाह। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ये क्वेश्चन भी पूछा था, तो मेजॉरिटी लोगों ने गलत आंसर भी दिया था। उसका बुरा लगता है यार, मतलब आप हमें हीरोज़ ही पता नहीं, हमें मार्टियर्स जिन्होंने खुद की जान दे दी हमारे लिए, उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो वो थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पीपल होते हैं ना, ये जो मार्टियर्स हैं, जो वॉर हीरोज़ हैं, दैन मिलिट्री जनरल्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, एज वेल एज द अदर पार्टी पीपल जो चीफ पोजीशंस पे रह चुके हैं, तो उनके आपको सिनोनिम्स या फिर जो नाम उनके रखे जाते हैं वो पता होना चाहिए। तो दीदी किसको कहा जाता है? ममता बनर्जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू PCC चीफ सिद्धू फेसेस प्रोटेस्ट बाय पंजाब फार्मर्स। PCC क्या है? पंजाब के बारे में बात हो रही है ना। न्यू PCC चीफ मतलब वो अपने ये पंजाब के कांग्रेस के चीफ बने ना, उनकी बात चल रही है। ओके, प्रसार भारतीज एक्स CEO सरकार TMC's RS पिक। ओके, RS मतलब राज्यसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट, कमांडर्स रिक्लाइन सीट लेड टू AI एक्सप्रेस क्रैश एट ट्रिची। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट that took off from Trichy for Muscat for a lacerated belly occurred due to events set into motion by sudden and unexpected reclining of the commander's seat। तो वो जो इंसिडेंट हुआ था 2018 में, उसकी रिपोर्ट आई है अभी। ओके, ये हमें कुछ हाँ, हमें ये मिल गया। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AAIB, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये याद रखना है। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये संडे स्पेशल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ऑल दैट मैटर्स, हियर वी आर फॉर द एडिटोरियल्स। अभी एडिटोरियल्स में जो है ना, एडिटोरियल्स में आपको पॉलिटिकल व्यूज़ भी मिलेंगे। पॉलिटिकल लोगों को बुलाया जाता है, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह लिए जाते हैं। सो दैट बिकम्स वेरी, आई कैन से यू कैन इग्नोर दैट पर्टिकुलर सेक्टर, क्योंकि हम एग्ज़ाम के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो कुछ हमें फैक्ट्स चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप वो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम के रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है तो आपको फैक्ट्स वगैरह चाहिए ना, तो हम वो आप इग्नोर कर सकते हो। जो पॉलिटिकल बिलीव्स होते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन को बुला के उनके व्यूज़ लिए जाते हैं, तो वो आप इग्नोर कर सकते हो इफ़ ही इज़ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के आपको व्यूज़ बताएंगे।
लेकिन आपको कुछ फैक्ट्स जो रिलेवेंट फैक्ट्स है वो आपको कौन बता सकता है? इकोनॉमिस्ट, दोज हु आर द लर्नेड पीपल, दोज हु आर द फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर, वो बता सकते हैं, या फिर कोई बड़े पोस्ट पे रह चुके ऑफिसर्स ये बता सकते हैं, राइट? तो वो आप पढ़िएगा। 1991 रिफॉर्म्स, अभी ये क्या हुआ है, ये 1991 का जिक्र क्यों हो रहा है अभी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1991 रिफॉर्म्स गेव अस मिरेकल ग्रोथ बट नाउ इट इज फेडिंग। ओके, स्वामीनॉमिक्स इज वेरी फेमस इन द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया सेक्टर, एडिटोरियल इनके हर संडे को आते ही है, तो आप फॉलो कर सकते हो एक स्पेसिफिक राइटर को भी। तो इन्होंने क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। हाँ, एडिटोरियल्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एडिटोरियल्स को आपको स्किप नहीं करना है, मैंने कौन सा एडिटोरियल स्किप करना है वो बता दिया, बाकी के एडिटोरियल्स आपको पूरे ढंग से पढ़ने हैं, ओके, बिकॉज दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एज वेल एज इट गिव्स यू वेरियस फैक्ट्स, इनसाइट्स, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। When मनमोहन सिंह launched economic liberalization in 1991, economic liberalization कब हुआ था? 1991 में। Okay, India was the world's biggest beggar for aid. बहुत strong language use की है, India was world's biggest beggar for aid. Okay, moving ahead. At that time, 1991 में. Today, India is a net aid donor. Okay, having committed 30.6 billion to Asian neighbors and Africa. These are facts. ये कमिट किया इंडिया ने एशियन नेबर्स एंड अफ्रीका को। एशियन नेबर्स मतलब हमारे जो एशिया में नेबर्स है ना, वो उनको, बांग्लादेश और म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1991 इंडियाज पर कैपिटा इनकम वॉज जस्ट $360 a year, having been overtaken by several miracle economics of Asia growing at 7% per year or more. 3 decades later, before COVID hit, India's per capita income was up to $2,100. Per capita income क्या होती है? This becomes very relevant for your economic sector. Economics में जो questions आते हैं वो ये per capita income क्या है, GDP क्या है, GDP based nominal GDP क्या है, real GDP क्या है, ये सब आपको terms पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। GDP has grown at 7% for 2 decades, making India miracle economic too. Okay. Back then, the Green Revolution had made India self-sufficient in normal monsoons, but still dependent on food aid during droughts. Today, India is a net food exporter, even in droughts, and the world's biggest exporter of rice. We have got many concepts. देखा, एक एडिटोरियल की हमने बस इनिशियल लाइंस पढ़ लिया और आपको बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल गई। बिगेस्ट एक्सपोर्टर राइस के कौन है? इंडिया, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। सुपरलेटिव एग्जाम में आया तो आपको फटाक से आंसर आना चाहिए। इन 1991 इंडिया वॉज अ लीडर ऑफ G77 ग्रुप ऑफ पुअर कंट्रीज कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग द मोर कंसिस्टेंट डेवलप। ओके, G77 उन्होंने डिफाइन किया है। टुडे इंडिया इज इन T20, द टॉप 20 इकोनॉमीज दैट लीड द वर्ल्ड। It is talking about development. This is a very nice article. आगे बढ़ते हैं। Hence the US now backs it for permanent membership of the UN Security Council. अभी UN के जो परमानेंट मेंबर्स है 5, उनके नाम क्या है पता होना चाहिए आपको, ढूंढ लीजिएगा, ये पता होगा ही शायद, बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Data controversies have muddled estimates of poverty reduction. The World Poverty Clock, a Vienna-based think tank. ओके, ये थिंक टैंक्स जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि दे ब्रिंग आउट वेरियस इंडेक्सेस, वेरियस लिस्ट, रिपोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो रिपोर्ट में हमारा स्टैंड क्या, हमारा रैंक कौन सा था, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो रैंक के क्वेश्चंस आते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा रैंक क्या था एक पर्टिकुलर ईयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेटेड इन 2018 दैट इंडियाज पोवर्टी रेट वाज जस्ट 5.3%. द UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP estimated that 271 million Indians were lifted out of extreme poverty. ये थोड़े फैक्ट्स मैं सब अंडरलाइन नहीं कर रहा ताकि आपको दिखेगा नहीं, फिर सब अंडरलाइन करूँगा मैं तो प्लीज़ नोट इट डाउन। वे लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पोवर्टी बिटवीन 2005 to 2006 to 2015 to 16. Okay, other estimates are much lower, but doubtless hundreds of millions came out of poverty before COVID struck. अब ये जो है ना, ये फैक्ट्स हर आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आप जब इंटरव्यू नेक्स्ट स्टेप में जाते हो, एग्जाम क्रैक करके
आप जब आपको व्यूज़ रखने होते हैं, आपको इंटरव्यू में बोलना होता है, कोई सवाल का जवाब देना होता है, आपके व्यूज़ पेश करने होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, एसएसबी में हो या फिर आप बाकी सब एग्ज़ाम्स में भी होते हैं ना, जैसे कि एमबीए में भी ग्रुप डिस्कशन होता है। तो एंट्रेंस में आपके ग्रुप डिस्कशंस होंगे, इंटरव्यू होगा, आपको व्यूज़ पेश करने होंगे, लोगों के साथ डिस्कस करना होगा, कोई कंपटीशन में जाना होगा। सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर। या फैक्ट्स जब बोलोगे ना, तो सामने वाला जो अपोजिशन है दैट कम्स अंडर प्रेशर कि यार इसको फैक्ट्स पता है तो मैं क्या बोलूँ। ठीक है, चलिए। इट गिव्स स्ट्रेंथ टू योर डिबेट। Moving ahead, a million statistics cannot convey the qualitative transformation of life from the license permit Raj of the Nehru-Indira era. Central planning then claimed India was best off when people had no power to decide what to produce, consume or import. That was supposedly best left to benevolent social rulers. Benevolent मतलब दानशूर, दान देने वाला। बेनोवलेंट बड़े दिल वाला, बेनोवलेंट मतलब बहुत बड़ा दिल है इसका, ये सबको देता है, लोगों को मदद करता है। Socialist ruler who knew what was good for people better than they knew themselves. You could not produce or import anything without a license. Raising productivity was not rewarded but punished with jail for exceeding license capacity. This made almost everything scarce in ways India under 45 years will scarcely believe today. In the 1970s, one had to queue up for 7 years for a car and 9 years for a scooter. Government-owned HMT had a monopoly on watch production. On getting a watch was so difficult and it was often part of bride's dowry. I had to pull strings to get Amul milk powder for my first child. Cement was so scarce. तो ये सब एक हार्ड लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर पार्टी, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिखा है। तो आपको यार हर चीज़ माननी नहीं होगी। यहाँ यू शुडेंट बिलीव ईच एंड एवरीथिंग। बिलीव इन द सेंस आप हर चीज़ को ऐसे टर्म नहीं करोगे कि यार हाँ ये सही बोल रहा है, मैं भी ऐसे ही सोचना चाहिए। दिस इज़ फॉर गिविंग शेप टू योर आइडियोलॉजी। आपको अपोजिशन पता होना चाहिए, आप जो सपोर्ट कर रहे हो उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, राइट। इफ़ यू आर सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर व्यू, तो आपको सब चीज़ सही मान के नहीं चलना या फिर सब चीज़ गलत मान के नहीं चलना, आपको हर तरह के व्यूज़ लेना है। यू शुड बी एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, यू शुड बी टॉलरेटिंग इट। टॉलरेट करना मतलब एक्सेप्ट करना है यार, मतलब अलग अलग व्यूज़ आइडियोलॉजीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप आपका खुद का एक पर्सपेक्टिव बना सकते हो, मिक्स्ड पर्सपेक्टिव, अ रैशनल पर्सपेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कई बार बहुत सार्केस्टिक लिखते हैं, तो सब चीज़ फैक्ट्स नहीं होती। हमने फैक्ट्स तो पॉइंट आउट कर लिए, अब ये आगे थोड़े व्यूज़ पढ़ते हैं हम। ओके, सीमेंट वॉज सो स्कार यू हैड टू वेट इन क्यूज टू गेट बैचेस दैट इन टाइम माइट सफाइज टू बिल्ड अ हाउस। सफाइज मतलब इनफ, टू सफाइज समथिंग, टू गेट इनफ मतलब कुछ किसी को संतुष्ट कर देना, सेटिस्फाइड। इफ द फर्स्ट बैच हैड नॉट gone bad already, all in the public interest, you understand. Okay, moving ahead, the license permit Raj meant that 1980 India grew at 3.5% annually. Okay, these are some facts. Half the rate of outward looking market oriented Asian tiger economics. Indian patronizing pited the tigers like Singapore for being western puppets. Alas, the puppets grew larger than their colonial masters while India remained poor. Today's socialists still moan about 30 years of reform, saying it neglects inequality. They forget the Indira Gandhi in the 1970s imposed income tax. Income tax कितना परसेंट था, वेल्थ टैक्स क्या था, वो मेंशन किया है. A finance ministry spokesman said at a post-budget press conference that if a rich man invested all his wealth in national savings certificate, 7% interest, the maximum he could earn after taxes was rupees 25,000. In theory, a social paradise had arrived. In fact, black money exploded, corporate honesty collapsed, crooks crowed, and the honest were bust. In 3 decades after independence, India's poverty rate fluctuated with the monsoons, but soon showed no improvement at all. Meanwhile, the population doubled, so the absolute number of poor people doubled. An outrageous consequence of Indira's attack on crushing inequality. At last, many leftists want to revive that approach. Leftist, rightist ideology, ये आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होने चाहिए दोनों के, ताकि आप जो खुद की आइडियोलॉजी बनाओ, दैट यू शुड कंसिडर मेकिंग द रैशनल चॉइसेस. Moving ahead, creeping reforms began in 1980s but became official policy in 1991. Some says liberalization went too far. No, it was only half-baked, maybe quarter-baked. The Heritage Institute Index of Economic Freedom puts India, again, ये आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए. तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप फिल्टर कर पाओगे. ये आप ऊपर ऊपर से नहीं उड़ा सकते एडिटोरियल्स, बिकॉज दे आर इन डेप्थ स्टडीज.
puts India at just 121st in the world. 195 countries है, right? 193 are officially recognized, plus 2 member nations I can say, और upcoming. अब मोस्टली 121st हमारा रैंक है किसके हिसाब से? हेरिटेज इंस्टीट्यूट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम. ओके, येट हाफ बेक लिबरलाइजेशन सफाइज टू प्रोड्यूस 7% miracle growth for almost 2 decades, but since 2016-17 growth has de-accelerated from 8.3% to 7%, 6.1%, 4.2%, minus 7.3% in the COVID year 2020 to 21. India looked better after 25 years of reform than after 30. Apart from incomplete economic reform, the greatest hurdle is a moribund police judicial system that gives no real justice, prevents enforcement of contract, the heart of a market system, and permits gross misuse for political vendettas matlab ideologies. Second, apart from few centers of excellence like IITs, the educational system produces semi-literate schoolboys and unemployable college graduates. So beneath a thin veneer of world-class skills, India is hollow. Third, business entry has been liberalized but not exit. Checking the creative destruction needed for success. Without tackling these, India will not regain 7% miracle growth. And here our editorial of Swanomics ends. So he writes mostly on economics, and आपको पर्सपेक्टिव भी पता चल गया होगा कि वो कौन से साइड पे थोड़े झुके हुए हैं. You will find different types of editors who write editorials. आपको कोई लेफ्टिस्ट मिलेंगे, कोई राइटिस्ट मिलेंगे, कोई रैशनल व्यूज देने वाले मिलेंगे, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन पे लिखने वाले मिलेंगे. तो हम क्या करेंगे, उसमें फिल्टर आउट करेंगे, हमें जो चाहिए वो. बाकी सब एक पर्सपेक्टिव, एक रैशनल अप्रोच रखने के लिए पढ़ेंगे. ठीक है, दैट्स इट. Prepare to be pleasantly surprised by our Indian Paralympic team. Okay, that becomes very relevant after the Olympics. Paralympic में कौन गोल्ड जीता था, कौन सिल्वर जीता था, इंडिया ने कितने मेडल्स जीते, ये सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ये एग्ज़ाम में आया था पैरालंपिक्स. तो वो ये व्यूज़ है, तो हम वो नहीं पढ़ेंगे. हाउ द पैंडेमिक इज़ फोर्सिंग रेजिग ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट कंसेप्ट. ओके, दैट इज़ बेस्ड ऑन ये पैंडेमिक के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं. आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है क्या हमें. बिवेयर द न्यू सर्विलेंस राज दैट इन्वेड्स पर्सनल एंड पॉलिटिकल. ओके, ये भी सही है. कारगिल लर्न्ड एंड अनलर्न्ड लेसन्स फ्रॉम अ कॉस्टली विक्ट्री. सो विल रीड अबाउट दिस फर्स्ट बाय इन्विटेशन. ओके, अर्जुन सुब्रमण्यम. 22 years आफ्टर द इंडियन आर्मी. तो कारगिल वॉर आपको पता होना चाहिए यार कौन से ईयर में हुआ था. तो इसके ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट्री है ना, ये हमें थोड़ी पढ़नी पड़ेगी कि वो क्या सीखने बता रहा है हमें. दिस बिकम्स रिलेवेंट इफ़ यू आर गिविंग FCAT सीरीज. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. 22 years आफ्टर द इंडियन आर्मी enabled and complemented by the Indian Air Force evicted Pakistan's Army's Northern Light Infantry, introduced from the daunting heights of Muxco Dras, Kaksar and Batalik. The Kargil conflict of 1999 continues to generate a wide range of analysts, from historians and strategic analysts. Adding to these in the public discourse is the continued emotional impact of loss on the families and the units who suffered significantly during the bruising high altitude conflict. That's all. अभी ये आपको इंग्लिश में है ना यार, इसमें कुछ मतलब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं फटाफट पढ़ते जा रहा हूँ. ओके, that saw tough frontal assaults and brutal close quarter fighting that is no longer considered the new normal in contemporary warfare. In the sobering backdrop of these memories, one should imagine that India would have lost no time in absorbing the lessons from the conflict and translated them into suitable doctrines and strategies for the conduct of limited and high-intensity conflict, particularly in the high-altitude terrain. The outcomes, however, have been a mixed bag. मतलब वो बोल रहा है कि यार कारगिल से ऐसे लोगों को लगा कि इंडिया फटाफट मतलब सीख जाएगी जो भी उन्होंने कुछ गलतियाँ की थी, एंड दे विल डेवलप देमसेल्फ, दे विल इम्प्रूव देमसेल्फ वेरी इजीली. ऐसे पूरे वर्ल्ड को लगा था, लेकिन क्या हुआ, दैट इज़ अ मिक्स्ड बैग. मतलब कुछ अच्छे हुए, कुछ बुरा भी है, कुछ अच्छा भी है. चलिए आगे पढ़ते हैं. इंडियाज़ डिसीजन टू गो टू वॉर आफ्टर बीइंग सरप्राइज्ड बाय निबलर एडवर्सरी वाज ग्राउंडेड इन रिस्ट्रेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ आपको वोकैबुलरी के बहुत वर्ड्स मिलेंगे, मैं हर चीज़ पे वेट नहीं कर पाऊँगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. विथ इवन अ टच ऑफ डिफिडेंस, कॉन्फिडेंस का अपोजिट है. While using all the instruments of force at his disposal, there was an all-round hesitation to test the escalation ladder under a nuclear overhang, and hence the directive of the IAF, Indian Air Force, not to cross the line of LOC during operations. LOC मैंने कहा था ना, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर. वो 2 decades later there is
now a much clearer understanding of the dynamics of limited conflict, military operations under nuclear overhang, and a willingness to test punitive and coercive strategies against different adversaries. Through an emerging trend of proactive deterrence can be seen in India's recent military progress, starting with the cross-border strikes against insurgents. ये आपको पता होना चाहिए, म्यांमार में जो स्ट्राइक हुआ था 2015 में, उरी स्ट्राइक्स के बारे में, ढोकलाम अटैक, बालाकोट एंड द फर्म बट लिमिटेड रिस्पॉन्सेस. ये एफकैट में पूछा जाता है बहुत बार. ढोकलाम इशू लास्ट टू लास्ट टाइम पूछा गया था. बट लिमिटेड रिस्पॉन्सेस टू रिसेंट चाइनीज ट्रांजेक्शंस. Much more needs to be done if India must exorcise the ghost of Kargil and cope with the increasingly belligerent Chinese posturing along its northern borders. Okay. At the operational level, both the Army and the Air Force were forced to offer hasty initial responses to the Kargil intrusions, going into combat blind in the absence of a credible synergized intelligence mosaic. To support operations resulted in avoidable casualties. The initial absence of adequate artillery fire and aerial bombardment to shape the battlefield before committing troops to fight frontal assaults made matters worse. ये उन्हें थोड़े खामियां बताइए कि कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं. Kargil during the recent build-up of forces in eastern Ladakh, the acclimatization of troops during induction, the build-up of artillery and mechanized forces, the unrestricted presence of air power in Ladakh in all its role, the ability of military leadership to resist calls from and immediately repost it. All of this and more points at lessons well learned from Kargil. When the Indian Army launched its assault on Kailash Range and other heights in August last year, India was prepared for escalation. If there is a gap that reveals, it is the realm of analyzed intelligence and ability to create a persistent stare, capability that reduces the possibility of being both strategically and operationally surprised, as happened in Kargil. Joint operations were suboptimal during Kargil and evolved through hit and trial. Immediate and instinctive actions that variably followed a setback. While intelligence, surveillance and recognitions. देखिए, intelligence, surveillance and recognition. This is important. Capability to support military operations has improved significantly since Kargil, and so has the precision capability of the IAS aerial weapon. There is still much ground to be covered in other areas. Okay. Among them are interoperability of Indian Army, Air Force, communications, commonality of laser designators and structures like the Joint Tactical Air Controller JTAC, which have been the standard fit in recent conflicts in Iraq and Afghanistan. में ये यूज हुए थे. चलिए, have we learnt enough since then is debatable because against an accepted norm across militaries that shaping any kind of battlefield must be prerogative of air power and to some extent different forms of artillery firepower. The Indian military mindset is still struggling to shrug off boots on the ground and manpower intensive approach to war. Kargil has not precipitated the kind of change in military thinking as it ought to have, but it demonstrated the strength and robustness of Indian military junior and military leadership, and to some extent it is they who turned the tide. Okay, he is giving special importance to the middle leadership. Okay. The writer of this editorial. Accepting missions that seem impossible to accomplish, several battalion, squadron and company commanders from the army and IAF led from the front and inspired young officers and their men to perform extraordinary feats of courage. This willingness to do battle, absorb casualties and hit back is what India's adversaries surely recognize. However, the bottom line is that Kargil template of casualty is simply unacceptable for any modern state in a limited conflict, even in the most hostile of terrains, where it is by being more preemptive, preventive or proactive. ये तीनों में फ़र्क पता होना चाहिए आपको. प्रिवेंटिव, प्रिवेंट करना, प्रोएक्टिव, एक्टिव मतलब पहले इनिशिएटिव लेना, प्रीएम्प्टिव मतलब डिफेंस करना. India's strategic and military establishment must do whatever it can to ensure this. Subramaniam is a retired Air Vice Marshal, occupies the President Chair of Excellence in National Security Affairs at the National Defence College. Okay, he is an officer himself, इसीलिए उन्होंने डीप में लिखा है, प्रोज कॉन सब. चलिए आगे पढ़ते हैं. 1 आवर से ऊपर हो गया यार. ये पूरा वीडियो देखोगे तो सही, इसीलिए आपको इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ मैं. पूरा वीडियो देखना ज़रूर, आपको बहुत वैल्यू मिलेगी इधर से, बहुत कुछ नया चीज़ देखने मिलेगी. शायद आप पॉइंट आउट करना रह गया होगा आपका पेपर पढ़ते वक्त. Beware the new surveillance Raj. Okay.
यार उन्होंने फिर या IT एक्ट वगैरह जो भी हमने किया था ना वो सब ये उसके ऊपर ही है, तो हमें नया कुछ मिलेगा नहीं यहाँ से सीखने। ओके यहाँ क्या है, पैंडेमिक इज फोर्सिंग रिजेक्ट डेल्टा स्ट्रेन, दिस इज मोस्ट रिलेटेड टू द पैंडेमिक। तो आपको ये पैंडेमिक तो यार मतलब इतने भी 1 साल के ऊपर हो गया ना पैंडेमिक को, तो आपको हर बार वो पैंडेमिक तो वर्ड मिल रहा होगा, उसके कंसेप्ट्स उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने मेंशन कर दिए होंगे। टाइम्स ट्रेंड्स, ओके ये सब उन्होंने ये किया है, अपना आर्टिकल्स दिए अलग अलग टॉपिक पे, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बिडेन एश्योर्स, बिडेन इज़ US प्रेसिडेंट, घानी अफगानिस्तान टॉप लीडर, राइट, अफगानिस्तान प्रेसिडेंट इज़ घानी, नाम आपको हेडलाइन से पता चल गया। बिडेन एश्योर्स घानी ऑफ सपोर्ट आफ्टर तालिबान डिमांड्स इज आउटस्टर, ओके ये जो US तालिबान और अफगानिस्तान का इशू चल रहा है, दिस बिकम्स वेरी रिलेवेंट इन करंट अफेयर्स, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है बहुत बार, इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में भी आ सकता है। पाक NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ISI चीफ, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऐसा कुछ है ISI का। पाक डिप्लॉय ट्रूप्स विद अलॉन्ग विद अफगानिस्तान, नवाज मीट्स अफगानिस्तान एंड UK, स्पार्क्स रोज, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी इशू हुआ था अभी रिसेंटली। कोई एक्स डिप्लोमेट है ना, उनकी बेटी है, उनको अफ़गानिस्तान के फोर्सेस ने मार दिया था या फिर कुछ टेररिस्ट ने उनका मर्डर कर दिया था, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ क्वाइट अ टसल बिटवीन दीज टू नेशंस। ठीक है, जैसा आपको वर्ल्ड वॉर याद है, एक किसी की हत्या हो गई ना टॉप ऑफिशियल की, उससे कोई रिलेटेड पर्सन की दूसरे कंट्री की वजह से, सो दैट बिकम्स ए इंटरनेशनल थिंग देन। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, आप डीपली पढ़ोगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी अब हम यहाँ फिल्टर करने आएंगे ना, इन शिफ्ट US CDC says those at risk may need booster, okay that is again based on vaccine। या वैक्सीन है ना, वैक्सीन आप क्या करिए नोट डाउन कर लीजिएगा और उनके नेशंस भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। भारत बायोटेक कहाँ से आया है, इंडिया से। फिर जो बाकी के है UK बेस्ड वैक्सीन्स है, स्पुतनिक का जो रशिया का वैक्सीन है, इजराइल ने खुद का वैक्सीन बनाया है। तो ऐसे जो भी वैक्सीन्स है ना वो सब नोट डाउन करिए, उनके नेशंस का नाम लिखिए, नेशंस एंड देयर वैक्सीन्स, ताकि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आया ना, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था FCAT के एग्ज़ाम में कि ये पर्टिकुलर वैक्सीन कहाँ से आया है, मतलब किसने बनाया, दैट वाज द नेशनल वंस, जो हमारे इंडिया में बने हुए वैक्सीन है ना उनके बारे में पूछा था कि कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया, लेकिन नेशनल भी पूछा जा सकता है। फ्रांस अडॉप्ट 2 न्यू लॉज टू कम्बैट इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, ओके। परसुएशन वर्सेस कोएशन, परसुएड करना मतलब किसी को मनाना, कोएशन मतलब हमने देखा था ना, कोएशन मतलब फोर्स करना किसी को। वैक्सीनेशन अगेन डेल्टा वेरिएंट की वजह से सब हो रहा है, वो भी पता होना चाहिए आपको। आउटब्रेक्स ऑफ अनट्रीटेबल फंगस, ओके ये फंगस भाई अलग अलग कलर के अलग अलग तरह के फंगस आ रहे। आगे बढ़ता है, वेलकम इंडियाज़ कमिटमेंट टू पीस इन अफगानिस्तान। अभी यहाँ पे थोड़ा आपको मैं एक इंसाइट देना चाहूँगा। अभी देखिए US ने बैकआउट कर लिया अफ़गानिस्तान से, ठीक है, जो भी ट्रूप्स थे वो बैकआउट कर लिया, उन्होंने एक साइन कर दिया ट्रीटी किसके साथ, तालिबान के साथ। तो अभी US का तो नाम ख़राब होगा भाई पूरे वर्ल्ड में कि यार US ने ऐसे कैसे कर दिया, पाकिस्तान का कुछ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बाकी जो भी एशियन कंट्रीज़ है उनका ख्याल नहीं है भाई, गवर्नमेंट टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही है, ऐसे सब पूरे अफवाह फैलेंगे सब जगह, तो US का नाम ख़राब होगा। अभी सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कौन है जो इसके अगेंस्ट है? इंडिया इज़ ऑलवेज अगेंस्ट टेररिज्म, इंडिया का खुद के टेररिस्ट नहीं है ना, हम पाकिस्तान के ऐसा गेम नहीं खेलते, राइट। तो इसके वजह से अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिमाग चलाया कि भाई हम अभी हमारा नाम तो ख़राब हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, सो दैट विल बिकम प्लस पॉइंट फॉर आवर इंडिया एंड US रिलेशनशिप। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो इट इज़ लाइक इफ़ यू गेट इट यू गेट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो US ने कैसे खेल खेला है यहाँ कि इंडिया को सपोर्ट करेंगे हम, अगर इंडिया कर रही है हाँ भाई मतलब US का फुल सपोर्ट है ऐसा। आगे बढ़ते हैं।
दिस इज़ अबाउट द रिसेंट ICSE का जो रिज़ल्ट आया उसके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं गेम्स, टोक्यो गेम्स। अभी देखिए यहाँ दिस बिकम्स वेरी रिलेवेंट। आप बाकी कुछ पढ़ो मत पढ़ो, आपको ये पता होना चाहिए अबाउट आर प्राइड। मीराबाई चानू ने जो भी फीट अचीव किया है वो कैसे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स ने वेट लिफ्टिंग कितना किया, 194, 196, 199, 201, 203, 205 एंड देन इन द टोक्यो ओलंपिक्स शी लिफ्टेड 202। 202 टोक्यो ओलंपिक्स में लिफ्ट किया है उन्होंने, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको ये। और उनका पूरा जर्नी भी दिया है। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर, ये बेसिक याद रख लीजिएगा। रीसेंट जो है ना 2020-21 की, ये आपको पता होनी ही चाहिए। 20 में क्या किया था उन्होंने, गोल्ड, नेशनल गोल्ड मारा था 49 kg में, सिल्वर टोक्यो ओलंपिक्स 49 kg में, 21 में उन्होंने सिल्वर जीता, जो मैंने आपको बताया ऊपर। The medal has brought closure. My sacrifices have been rewarded. Of course, we are proud of you, Mirabai. If you are interested, please read this. आपको ई-पेपर मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लोगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया को, या फिर आप फिजिकल पेपर से भी पढ़ सकते हो। This is very inspiring. Her story. She belonged from lifting firewood to lifting weights and getting a medal for it. इन टोक्यो द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, श्रीजेश, ये जो भी नाम है ना वो नाम याद रखिएगा, नाम पॉइंट आउट कर लीजिएगा, फिल्टर आउट कर लीजिएगा और एक नोट डाउन कर लीजिएगा। श्रीजेश किससे रिलेटेड है, हॉकी से। ओके, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि ये पर्टिकुलर पर्सन वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये FCAT में क्वेश्चन बनते ही है हर बार, ठीक है। अभी ऐसे पूछा जा सकता है कि श्रीजेश इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, देन यू विल राइट, you will find the right answer, that is hockey. आगे पढ़ते हैं हम। सुमित नागल डिफेंस was right in the opening act of Olympic tennis action. सुमित नागल, अगेन नाम पॉइंट आउट करना है, उसका स्पोर्ट पॉइंट आउट करना है FCAT के लिए स्पेसिफिकली। स्पोर्ट्स एक्शन में FCAT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार कर लो यार, ये स्पोर्ट्स आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी स्पोर्ट है ना, उसकी आपको टर्म्स ढूंढने या फिर उसके प्लेयर्स ढूंढने। ओके, सुमित नागल, ये एंटरटेनिंग वे में पढ़ो आप पेपर, ऐसे नहीं नॉर्मली घरे के जैसा पूरा पढ़ते रहोगे। आगे देखिए, नोवाक जोकोविक टेनिस, अलेक्जेंडर बब्लिक टेनिस के कितने सारे नाम मिल गए देखो, ओलिवियस हुगो डेलियन, चिराग सात्विक पैर स्टन्स थर्ड सीड्स, साई लूजेस। Okay, stunning Olympic debut, upsetting third seeds Li Yang and of Chinese debut. Okay, Sai Praneeth lost to, ये किसके बारे में बात चल रही है, बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन और टेनिस में कंफ्यूज नहीं होना है। टेनिस में टेनिस बॉल यूज़ करते हैं, जो हम क्रिकेट के लिए यूज़ करते हैं ना कभी कभी, गली क्रिकेट के लिए, वो टेनिस बॉल यूज़ करते हैं टेनिस खेलने के लिए। ऑफिशियल टेनिस खेलते हैं, उससे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। टेनिस बॉल टेनिस, बैडमिंटन कॉक से जो खेला जाता है, ठीक है, ऐसा होता है फेदर्स वाला। चलिए, चिराग सात्विक नाम याद रखना है, सात्विक साईराज रेड्डी चिराग। ओके, मूविंग अहेड, कोई और नाम मिल रहा है हमें, बी साई प्रणीत, मिशा जलबरन, दीज आर ऑल रिलेटेड टू बैडमिंटन। ओके, यहाँ दिस बिकम्स वेरी रिलेवेंट, इंडियंस इन एक्शन टुडे, you can catch out them live, or for exam purpose you can just remember the names। सबके नाम याद रख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आसानी होगी बाद में पढ़ते वक्त। आर्चर्स डिग देयर ओन ग्रेव, आर्चर्स के नाम प्रवीण जाधव, दीपिका कुमारी। ओके, दिस बिकम्स important। Next, Top Gun Saurabh misfires. Oh, sorry, that is not very inspiring or motivating story, but that is okay. He is at last a person. He has made India proud by even going to it. ओलंपिक में सेलेक्ट होना भी बहुत बड़ी बात है यार, कोई बात नहीं, अगली बार मेडल निकाल लेंगे।
नेक्स्ट इज मानिका रिफ्यूजेस टू सीक नेशनल कोर्ट्स हेल्प. ओके, मानिका बत्रा, ये नाम आया था एग्जाम में. मानिका बत्रा किससे एसोसिएटेड है? शी इज़ एसोसिएटेड विथ टेबल टेनिस. उचीमुरा फॉल्स, ही इज़ एसोसिएटेड विथ मेंस जिमनास्ट. ठीक है, ही इज़ कंसिडर्ड अ लेजेंड, जापानीज लेजेंड. हाउ मीराबाई ब्रोक द मोल्ड. ओके, दैट इज रिलेटेड टू इन स्पेनिश स्टोरीज, यू कैन रीड इट ओवरऑल. और कुछ बचा है हमारे लिए. अगेन टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट, हमें 2 नए नाम मिल गए. अनिता एंड कुंजारानी रिकॉल्स चानूज लॉन्ग जर्नी. दे वर द एक्स कोचेस, मतलब उन्होंने कोच किया था उन्हें, तो उनके बारे में बताया. गोल्ड फॉर करापाज इन थ्रिलिंग फिनिश. पोकागार थर्ड इन ब्रूटल रोड रेस. ओके, रोड रेस से रिलेटेड है वो. फ्लैग बेयरर दीका क्रिएट्स ओलंपिक लिफ्टिंग हिस्ट्री. ओके, लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में आप नेशनल नेम्स जो है ना वो याद रखिएगा. इंटरनेशनल इतने पूछे नहीं जाते, तो अभी आप इंटरनेशनल याद रखें तो बेहतर ही है. अगर आप कोई क्वेश्चन बन गया तो आपको आंसर करने आ जाएगा. वरुण चक्रवर्ती इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट. स्पिनर, स्पिन ये वर्ड किससे एसोसिएटेड है? क्रिकेट से. टेबल टेनिस में भी बॉल स्पिन करते हैं, उससे भी एसोसिएटेड है. कहीं ऐसे भी हो सकता है कि एक टर्म बहुत सारे जगह पे यूज़ हो, बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स में. भूवी, भुवनेश्वर कुमार. द इंडियन क्रिकेट बोर्ड, BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, BCCI का फुल फॉर्म. ठीक है, भूवी मतलब भुवनेश्वर कुमार. भुवनेश्वर कुमार इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट. चलिए अभी कंसेप्ट्स पे ध्यान देंगे. कंसेप्ट्स पे आते हैं. फर्स्ट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट एंड रीड अबाउट. थोड़े कंसेप्ट्स मैंने फाइंड आउट किए. मीराबाई चानूज फीट, सब कुछ बता दिया मैंने जो भी रिलेवेंट था. उनकी वेट कैटेगरी, उन्होंने कितना वेट उठाया, वेट कैटेगरी, वेट लिफ्टेड, कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट, कौन से स्पोर्ट में मेडल लिया. फर्स्ट सुपरलेटिव, फर्स्ट मेडल है ना, सुपरलेटिव बन जाएगा इस पर. कौन सा मेडल लिया वो भी बन जाएगा. सब मैंने बता दिया, सबसे पहले वही बताया मैंने. नेक्स्ट इज ओलंपिक्स. ओलंपिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ? एथेंस से स्टार्ट हुआ. कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ? डिटेल में ओलंपिक्स में भी मैं वीडियो निकालूंगा, लेकिन ओलंपिक्स थोड़ा फॉरवर्ड, थोड़ा आगे जाने दीजिए. अगस्त में शायद आपको फर्स्ट सेकेंड वीक में ओलंपिक्स पे एक पूरा वीडियो मिल जाए डिटेल्ड. उसमें सब होगा. विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, कौन से फर्स्ट विनर्स है, सुपरलेटिव्स क्या है, सब. तब तक आप ओलंपिक्स पे खुद से रिसर्च करिएगा. थर्ड इज़ वेट लिफ्टिंग. अभी ये वेट लिफ्टिंग क्यों बोला मैंने? वेट लिफ्टिंग के जो भी टर्म्स है, जर्क एंड स्नैच, दीज आर द टर्म्स. क्लीन, जर्क एंड लिफ्ट, ये टर्म्स है अलग अलग, और ये मतलब एक साथ नहीं यूज़ होते हैं, सिनोनिम्स की तरह. जर्क, क्लीन, स्नैच, लिफ्ट, ये सब है ना वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड टर्म्स है. और भी रिलेटेड टर्म्स होंगे, उनके रिलेटेड प्लेयर्स होंगे. दिस बिकम्स वेरी रिलेवेंट बिकॉज फर्स्ट मेडल हमें वेट लिफ्टिंग ने दिया है, एंड दैट टू आफ्टर 20 ईयर्स. तो 20 साल पहले हमें एक मेडल मिला था ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में. उसके बाद सीधा मीराबाई चानू ने हमें वो मौका वापस दिया है सिल्वर मेडल से, एंड दैट बिकम्स वेरी रिलेवेंट फॉर द एग्जाम्स. वेट लिफ्टिंग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके ऊपर तैयार रहिएगा. नेक्स्ट इज़ पेगासस सॉफ्टवेयर, जो भी अभी न्यूज़ में चल रहा है पेगासस सॉफ्टवेयर के ऊपर, कि जो इंटरनेशनल यार सब जगह फैला हुआ है, नॉट जस्ट नेशनल. तो उसके ऊपर थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखिए, कहाँ से है ये. जैसे रैंसमवेयर अटैक हुआ था रशिया, US, कोई कंट्री एक दूसरे पे नाम डालते हैं वो लोग, अभी किसने क्या किया हुआ अटैक, वो आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन रिलेटेड कंसेप्ट्स. अभी थोड़े जो भी व्यूज़ है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अभी रिसेंटली जो स्पीचेस उन्होंने दी है, उसमें पॉपुलेशन का बहुत जिक्र हो रहा है. अभी ये क्यों हो रहा है? तो पॉपुलेशन रिलेटेड कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं. पॉपुलेशन रिलेटेड कंसेप्ट मतलब जेंडर रेशियो, पर कैपिटा पॉपुलेशन. अभी पर कैपिटा पॉपुलेशन क्या है, जेंडर रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो क्या है. सेक्स रेशियो, जेंडर रेशियो सिनोनिमस. ठीक है, तो ये रेशियोज़ क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए. रेट ऑफ पॉपुलेशन, डेथ रेट, बर्थ रेट, चाइल्ड रेट, ठीक है, फर्टिलिटी रेट, सब अलग अलग रेट्स है दैट आर वेरी रिलेटेड टू पॉपुलेशन, एंड दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट एटलीस्ट द बेसिक डेफिनेशंस, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आए फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, ऐसा कुछ भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए. सो फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉपुलेशन रिलेटेड कंसेप्ट्स. नेक्स्ट इज इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन. मैंने बताया ना, इफ़ यू गेट इट यू गेट इट. तो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सलमा डैम.
सलमा डैम इंडिया ने हेल्प की थी बनाने में अफ़गानिस्तान के लिए, ठीक है। तो मतलब इंडिया का गिफ्ट ही था एक अफ़गानिस्तान के लिए। सो दैट बिकम्स अ हॉलमार्क और बियर द फ्रंट पेज ऑफ इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशंस। सलमा डैम बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। US अफ़गानिस्तान रिलेशन, द तालिबान ट्रीटी, तालिबान US ट्रीटी, क्यों उन्होंने पीछे लिया पिछली गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट का स्टैंड क्या, हमने ऊपर तो देख ही लिया और थोड़ा आप डीप में खुद से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ 8 IT एक्ट, कौन से ईयर का है, 2000। हमने ऊपर सेक्शंस देखे, सेक्शन 67, सेक्शन 92। नेक्स्ट इज सेडिशन लॉ, दैट इज़ वन ऑफ द जो छोटे छोटे न्यूज़ थे उसमें से एक सेडिशन लॉ भी है। और 10th कंज्यूमर कोर्ट, जो फर्स्ट हमने न्यूज़ देखी थी कंज्यूमर कोर्ट। तो कंज्यूमर कोर्ट में जैसे कि आपको इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताया, तो थोड़ा और आप सर्च कर लीजिएगा खुद से। तो दीज आर द 10 concepts we have gone through vocab, then the national news, we have pointed out, filter out the cities related, सिटी के न्यूज़ में हमने छोटे छोटे जो पॉइंट्स निकाले थे, फिल्टर किए थे। then we came to editorials, then we came to international, then we came to sports, and thereafter at the last we had concepts. These concepts have been pointed out through each and every different sections, ठीक है। तो this would be our very first video related to the Times of India analysis. Please give your feedback related to zoom in, zoom out, आपको और कैसे बेहतर लगा। शायद आपको ये वीडियो बहुत लॉन्ग लग सकता है, तो कैसे मैं इसको और शॉर्ट कर सकता हूँ ये भी बताइएगा। आपके पूरा फीडबैक चाहिए मुझे, ठीक है, ताकि मैं और बेहतर बना पाऊँ ये आपके लिए एक्सपीरियंस। सो दैट्स इट, विद दैट स्क्रीन गुरु फॉर यू। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, विश यू सक्सेस। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई।